आज जो मेडिसिन हम पढ़ने वाले हैं वो है एसिटिकम एसिडम फ्रॉम केन्स materia medica. तो first see the introduction. There is either diarrhea or constipation. With the latter he is rheumatic, with the former he is at his best. When the diarrhea slacks up, he is full of suffering. तो यहाँ पे डायरिया और कॉन्स्टिपेशन का मतलब ऐसा नहीं कि डायरिया ही है, मोर देन 200 ग्राम ऑफ स्टूल एवरी डे पास हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर कॉन्स्टिपेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि 2 दिन से ठीक से पैखाना नहीं हुआ। यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन का मतलब है जो हार्ड स्टूल होता है पेशेंट का, या फिर पेशेंट का रेगुलर स्टूल होता है लेकिन एक दिन गैप हो गया। और डायरिया का मतलब है पेशेंट का लूज स्टूल हो रहा है या फिर बहुत ही सॉफ्ट स्टूल हो रहा है, 2 से 3 बार जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में पेशेंट को अच्छा लगता है, पेशेंट को बॉडी में ऑल जो सफरिंग्स होता है वो नहीं होता है डायरिया, अगर डायरिया लाइक सिचुएशन पेशेंट में है तो। लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन है, पेशेंट का हार्ड स्टूल हो रहा है या फिर एक दिन स्टूल नहीं हुआ है, ठीक से नहीं होता है स्टूल, तो पेशेंट को अच्छा नहीं लगता। तो उस समय पेशेंट को लगता है उसका जो घुटनों में दर्द है और अदर्स रिमेटिक पेन है वो बढ़ गया है। तो पेशेंट इज बेस्ड ऑन द डायरिया लाइक सिचुएशन। नेक्स्ट इज generals. सी द डायरिया इज ग्रेट रिलीफ, सेम बात है, लाइक नेट्रम सल्फ एंड जिंकम मेट। जिंकम मेट देखियो या फिर लैकेसिस देखिए, जहाँ पे डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट को अच्छा फील होता है, अच्छा महसूस होता है। सिमिलर इन एसिडिक एसिड टू, लेकिन यहाँ पे मोस्टली डायरिया, similar to natrum sulf also. Sharp pains here and there, but especially in ovaries and joints. This remedy is useful in complaints of pale, sickly people. Same जो हम एलन में पढ़े थे कि जहाँ पे पेशेंट का इमाशिएशन या फिर सिकनेस बहुत दिन से है, तो उस पेशेंट में, दैट इज द क्रॉनिक सफरिंग वाला पेशेंट में एसिडिक एसिड अच्छा काम करता है। नेक्स्ट इज पेशेंट हु हैव बीन वीक फॉर मेनी ईयर्स, हु हैव इनहेरिटेड थाइसिस, मे बी जेनेटिकली उनको टीबी है, हेरिडिटी टीबी है, जहाँ पे जिसके बहुत दिन से सफर कर रहे हैं, इमाशिएशन हो रहा है, कोई भी कैचेक्टिक कंडीशंस है, वीकनेस है, एनीमिया है, लॉस ऑफ एपेटाइट, उतना ज़्यादा भूख नहीं है, बार्निंग थर्स्ट, बहुत प्यास है, और कोपियस पेल यूरिन, पानी बहुत पीता है इसीलिए यूरिन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलिंग फॉर एसिडिक एसिड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। यहाँ पे एसिडिक एसिड के बारे में एक्चुअल एसिडिक एसिड का सिम्टम्स दिया हुआ है, जो सिंपली मैं एलन में भी बताया था कि जहाँ पे पेशेंट का बहुत दिन से वीकनेस है, एक क्रॉनिक डिजीज में सफ़र कर रहे हैं, पेशेंट का वेट लूज हो रहा है, पेशेंट इमाशिएटेड है, पेशेंट का खाने का कोई इच्छा नहीं है, लेकिन पानी का प्यास बहुत ज़्यादा है, और पानी पीने से पेशेंट को बहुत ज़्यादा कोपियस पेल यूरिन होता है, मतलब यूरिन बहुत ज़्यादा होता है। ये एसिडिक एसिड का फीचर्स है। नेक्स्ट है इज सेंसेशन ऑफ हीट विद पल्सेशन। लेकिन ये फीचर तो बहुत सारे ड्राग में हो सकता है, लेकिन इस फीचर में कब हम एसिडिक एसिड को ही देंगे? तो ये तो हो गया, लेकिन इसके साथ फॉलोइंग जब कंप्लेंट्स आएगा तो हम एसिडिक एसिड के बारे में सोचेंगे। व्हाट आर द फॉलोइंग सिम्टम्स? चलिए देखते हैं। सेंसेशन ऑफ हीट विद पल्सेशन, कमिंग एंड गोइंग लाइक ऑर्गेज्म। तो पेशेंट में ऐसा सिम्टम होता है कि बहुत ज़्यादा कभी गर्मी लगता है, कभी ठंडा लगता है, तो ऐसा होता है। क्लोरोसिस मतलब एनीमिया इन यंग गर्ल्स, ड्रॉप्सिकल कंडीशंस इन जनरल, पेशेंट को इन जनरल ड्रॉप्सी हो जाता है। इससे ड्रॉप्सी का मतलब जनरलाइज्ड एडिमा है, लेकिन ऐसा नहीं कि पेशेंट पूरा का पूरा फूल जाता है कभी-कभार। तो पेशेंट को अगर आप पूछे, कभी-कभार आपका पैर फूलता है? तो पेशेंट कहेगा हाँ, फूलता है। तो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट का एक ड्रॉप्सिकल, मतलब एक ड्रॉप्सी होने का टेंडेंसी है। उसका किडनी थोड़ा-थोड़ा कभी-कभार अफेक्टेड हो जाता है। इसीलिए इसका डिपेंडेंट पार्ट में कभी-कभार ऐसा इडिमा हो जाता है। ओके, तो ये एक इस तरह पेशेंट को हमें देखना है। ऐसा नहीं कि ड्रॉप्सी ही होना चाहिए। ओके? बैड इफेक्ट्स फ्रॉम स्टिंग्स एंड बाइट्स हैव बीन क्योर्ड बाय दिस रेमेडी। कभी-कभार होता है कि पेशेंट को कोई इंसेक्ट बाइट्स हुआ है, लेकिन उस समय उसको ट्रीटमेंट करने से वो ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद पेशेंट को एक वीक सफरिंग रहता है, बहुत वीकनेस रहता है, या फिर ये स्टिंग्स का इफेक्ट से पेशेंट को बहुत दिन से कुछ बीमारी रहता है, तो हम एसिडिक एसिड के बारे में सोचेंगे। ऐसा नहीं कि स्टिंग बाइट्स हो गया हम एसिडिक एसिड ही दे देंगे। ओके, नेक्स्ट इज विनेगर इज एन ओल्ड रेमेडी फॉर बैड इफेक्ट्स फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। इट इज यूजफुल इन द हेमरेजिक कॉन्स्टिपेशन, जहाँ पे पारेक्टल ब्लीडिंग हो रहा है, हार्ड स्टूल हो रहा है, इसमें भी हम सोच सकते हैं बहुत दिनों से पेशेंट इमासिएटेड हो रहा है। ब्लीडिंग फ्रॉम वेरियस म्यूकस, नॉट नेसेसरी फॉर पारेक्टमी होना चाहिए, जो मैं एलन में बोला था। नोज, स्टोमैक, रेक्टम, लंग्स, अल्सर्स एंड सेंसिटिव टू कोल्ड। नाउ कम टू द माइंड, जो एलन में उतना क्लियरली नहीं था।
confusion of mind does not know her own children. Confusion of mind does not know her own children. Forgets what has recently happened, attacks of anguish, constantly borrows, trouble thinks something is going to happen, peevishness and complaining. So हमें मेटेरिया मेडिका में बहुत सारे मेडिसिन में एंग्विश एंजाइटी ये वाला वर्ड बहुत बार देखने पड़ेंगे। तो एंग्विश का मतलब क्या है और एंजाइटी क्या है? एंजाइटी मतलब कुछ ऐसा है जो आने वाले दिन में होगा, उसके लिए पेशेंट बहुत चिंता करता है। मतलब वरीड अबाउट फ्यूचर थिंग्स जिसको हम कहते हैं एंजाइटी। मतलब क्या होगा, ठीक है, अगले दिन, ये सोचकर वो बहुत परेशान होते हैं। लेकिन एंग्विश क्या है, जो पास्ट सफरिंग है, जो पास्ट पेशेंट का ट्रॉमा है, उसको बार बार पेशेंट सोचते हैं और ये सोचने के लिए पेशेंट में कंप्लेन आता है। इसको हम कहते हैं एंग्विश। और इस एंग्विश के साथ साथ पेशेंट का कंफ्यूजन भी कभी कभार आ जाता है। अब वो वाला सिचुएशन अब नहीं है। मतलब मान लीजिए किसी का फाइनेंशियल कुछ स्ट्रेन था, कंस्ट्रेंट था, तो अब वो नहीं है, लेकिन पेशेंट वो सोचकर हैरान हो रहा है कि फिर से अगर वो आ गया है तो क्या होगा, वो दिन बहुत बुरा था हमारे लिए, ये वगैरह सोच सोचकर अगर पेशेंट परेशान हो रहा है तो हम उसको एंग्विश कहते हैं। कभी कभार कंफ्यूजन के लिए पेशेंट को खुद का बच्चे को नहीं पहचानते हैं। कंस्टेंटली बोरोस ट्रबल थिंक समथिंग इज गोइंग टू हैपन, ये होता है एंजाइटी कि अगले दिन कुछ होने वाला है, कुछ होगा, कैसे हम दिन गुजारेंगे फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट की वजह से। ठीक है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बहुत चीज़ों के लिए एंजाइटी हो सकते हैं। पीवीसनेस, पीवीसनेस मीन्स हु इजीली गेट इरिटेटेड, मतलब किसी को जल्दी जल्दी इरिटेशन हो रहा है, कभी कभार चिल्ला देते हैं, बच्चे के ऊपर मार देते हैं, थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाता है, इसको हम पीवीसनेस कहते हैं, कंप्लेनिंग। ओके, कंप्लेन करता है हमेशा। नेक्स्ट इज फेंटिंग स्पेल्स इन वीक एनिमिक सब्जेक्ट। तो एनीमी अगर किसी को है तो ये कॉमन है, उसको वर्टाइगो होगा, वो कभी कभार गिर जाएगा। तो वैसा ही है, बहुत दिन से एनीमिक है पेशेंट, बहुत दिन से वीक हो रहा है, इसीलिए फेंट हो रहा है। फेस पेल एंड वैक्सी, एपिस्टेक्सिस, नाक से भी खून गिर सकता है। वन चिक पेल एंड अदर चिक रेड, ये हमने देखे हैं, किसी एक साइड चिक में लाल हो गया, किसी एक साइड पेल ही रहता है, एनीमिक ही रहता है। कभी कभार ये इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम्स आ सकते हैं। डिप्थीरिया इन थ्रोट, लैरिंग्स, अनक्वेंचेबल थर्स्ट को बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पेशेंट का थर्स्ट बहुत बढ़िया है, पेशेंट एनीमिक है, सेंसिटिव स्टोमैक है, मतलब पेट में, मतलब क्योंकि कभी डायरिया हो रहा है, कभी कंस्टिपेटेड हो रहा है, कभी लूज स्टूल हो रहा है, कभी हार्ड स्टूल हो रहा है। ठीक है, वॉमिटिंग ब्लड एंड ऑल फूड टेकन, खाना खाने के बाद वॉमिट हो रहा है, मतलब उसका स्टोमक इतना सेंसिटिव है, अगर खाना अच्छा नहीं है तो वो अगर वॉमिट कर देगा या फिर डायरिया हो जाएगा। ठीक है, अल्सरेशन ऑफ स्टोमक, हॉट सावर इरेक्टेशंस, frothy vomiting, gnawing pain, so these are the symptoms of sensitive stomachs. Okay, distension of stomach with constant commotion. Okay, burning in stomach and abdomen ameliorated by lying on the stomach. So ये जो stomach का जो symptoms हमने पढ़ा था कि पेशेंट का ये सेंसिटिव स्टोमैक होने के वजह से पेशेंट स्टोमैक के ऊपर सोना चाहते हैं और सोने से पेशेंट को अच्छा लगता है, इसीलिए वो बैक में नहीं सो सकते। अगर बैक में सोते हैं तो उनको लगता है कि उसका स्टोमैक अंदर घुसा जा रहा है। तो ये एक सेंसेशन है और इस सेंसेशन को हमें ज्यादा गुरुत्व देना है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। ओके, तो ये हो गया उनका जीआई एक सिम्टम्स, जो पेशेंट को ऐसा नहीं कि पेशेंट यही सिम्टम्स सबको आके बोलेगा, लेकिन ये सिम्टम्स से हमें पता चलता है कि पेशेंट हमेशा अपना पेट को लेकर वरीड रहता है, खाना ठीक से हजम नहीं होता है, अगर खाने में कुछ गड़बड़ रहता है थोड़ा। ठीक है, और पेशेंट को पेट पे पेट के ऊपर सोना अच्छा लगता है, ना कि पीठ के ऊपर। ओके, नेक्स्ट इज एब्डोमेन। एब्डोमेन is there is a great pain, distension, flatulence, sore to touch, diarrhea, thin bloody or pure blood, bloody diarrhea भी हो सकता है, profuse bleeding from piles, chronic diarrhea. Okay, so these are the symptoms of stomach and abdomen, all almost same. नेक्स्ट कम टू द यूरिन। तो यूरिन का कोपियस वाटर यूरिन, जो मैंने कहा, क्योंकि उनका पानी का प्यास बहुत ज्यादा है तो पानी बहुत पीते हैं वो डायबिटीज में हो सकता है और किसी भी डिजीज में हो सकता है, लेकिन नॉट नेसेसरीली पैथोलॉजिकल डिजीज ही हो। अगर पानी बहुत पी रहा है पेशेंट ड्यू टू थर्स्ट, नॉट ड्यू टू हैबिट, और उसके साथ साथ बहुत कोपियस पे यूरिन हो रहा है, लेकिन खाने का इच्छा नहीं है, इमासिएटेड है, तो उसके साथ साथ हम सोच सकते हैं एसिडिक एसिड को।
ओके, देयर इज अ ग्रेट थर्स्ट, वीकनेस एंड पैलर एंड लॉस ऑफ फ्लैश। सेम बातें यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट इज जेनिटल वीकनेस विद सेमिनल लॉसेस। तो हमने देखा है कि हेमरेजिक हो गया, या फिर हाइपोवॉलेमिक शॉक हो गया, या फिर हम बाद में एक दवाई पढ़ेंगे, उसका नाम है चाइना या फिर सिंकोना ऑफिसिनालिस, जहाँ पे बहुत सारा बॉडी फ्लूइड लॉस होने की वजह से वो डायरिया में हो सकता है, वो हाइपोवॉलेमिक शॉक में हो सकता है, मतलब बहुत खून बह गया उसमें हो सकता है, या फिर सेमिनल लॉसेस, जिसका मास्टरबेशन का एक हैबिट है। बहुत सेमिनल लॉसेस के वजह से भी पेशेंट को तकलीफ हो सकता है। वहाँ पे हम एसिडिक एसिड के बारे में भी सोच सकते हैं, जो लॉन्ग कॉन्टिन्यूड क्रॉनिक हो गया तब। यूट्राइन हेमरेज, कोपियस मेंसेस, बहुत ब्लीडिंग होता है, कोपियस मेंसेस जिसको हम मेनोरेजिया कहते हैं, और वाटरी मेंस्ट्रुअल फ्लो, स्कैंटी मेंसेस विद क्लोरोसिस, जहाँ पे पेशेंट का एनीमिया भी है। ओके, तो यहाँ पे हम एसिडिक एसिड को सोच सकते हैं। नेक्स्ट इज लैरिंग्स एंड चेस्ट, दैट इज रेस्पिरेटरी ट्रबल्स। वीकनेस ऑफ लैरिंग्स क्रूप, जो हमने कहा कि लैरिंगो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस, जहाँ पे लैरिंग्स ट्रैकिया ब्रोंकस सब कुछ अफेक्टेड हो चुका है, बहुत कफ और स्पुटम जमा हुआ है। अगर स्टेथो देखेंगे तो क्रिपिटेशन से या फिर रेयर सबको मिल सकता है। डिप्थीरिया लाइक सिचुएशन में भी हो सकता है। इट हैज क्योर्ड मेनी केस इन लैरिंजियल डिप्थीरिया। डिप्थीरिया में हम इसको सोच सकते हैं, जहाँ पे डिप्थीरिया है उसके साथ साथ क्रूप भी रह सकता है, उसके साथ साथ पेशेंट को डिस्पनिया है, जो पेशेंट बैक से नहीं सो सकते। ठीक है, एक हिसिंग रेस्पिरेशन है, पेशेंट को इनहेलेशन में कफ होता है, होर्सनेसनेस होता है, पेल म्यूकस होता है। म्यूकस का कुछ कलर नहीं है कि ग्रीनिश हो गया, येलिश हो गया, नहीं, पेल व्हाइटिश म्यूकस रहता है। क्रॉनिक ड्राई हैकिंग काफ इन सिकली, मतलब बहुत दिन से वो सफर कर रहे हैं, सिक पेशेंट है, ठीक है, उसको ये से काफ हो रहा है। सच एस हैव इनहेरिटेड थाइसिस, मे बी उनको कोई ट्यूबरक्लोसिस था, ठीक है, विथ इडिमा ऑफ एक्सट्रीमिटीज, डायरिया एंड डिस्पनिया विथ नाइट स्वेट्स। उसके साथ साथ ऑल दोज कॉम्प्लेन की डायरिया लाइक स्टेजेस है पेशेंट्स में, रात में बहुत ज्यादा पसीना होता है, पानी का प्यास बहुत ज्यादा है, भूख का इच्छा उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, हेमरेज फ्रॉम लंग्स, हेमरेजिक डायलिसिस है, कफ के साथ, मतलब ब्लाडी हेमोप्टिसिस होता है जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ चेस्ट में एक पेन होता है। ओके, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस लाइक सिचुएशंस में भी हम एसिडिक एसिड के बारे में सोच सकते हैं। ओके, लास्टली द एक्सट्रीमिटीज, वीकनेस एंड लेमनेस इन एक्सट्रीमिटीज विद स्वेलिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभार हम कहते क्या करते हैं कि पेशेंट बहुत इमासिएटेड है, पेशेंट का इडिमाटस टेंडेंसी है, पेशेंट का पैर फूला हुआ है, बहुत ज्यादा यूरिन होता है, ग्रेट थर्स्ट है, खाने का उतना इच्छा नहीं है, पेशेंट डायरिक है, तो उसमें हम सिंपली पेडल इडिमा को कंट्रोल करने के लिए भी कभी कभार एसिडिक एसिड के बारे में सोचते हैं। रिमेटिक और इडिमेटस, ड्रॉप्सी ऑफ लिम्स विथ डायरिया, सेम बात है। इट इज a deep-seated constitutional remedy and when well studies will be very useful। जब अच्छे से इसको पढ़ा जाता है तो ये बहुत ही क्रॉनिक केसेस में काम में आते हैं। नाउ एक बहुत बढ़िया मैसेज दिया है हमारा केन साहब। ऑल सब्सटेंसेस abused as a food become great remedy such as vinegar, coffee, common salt etc। मतलब जो भी चीज खाने में हम ज्यादा यूज करते हैं, उसके वजह से अगर हमें कोई तकलीफ होता है तो वो एज ए मेडिसिन भी यूज किया जा सकता है। We should look to them oftener than we do for stubborn chronic cases। chronic cases में भी ये दवाई हम सोचेंगे, ठीक है, जो stubborn chronic केस है उसमें भी हमको बार बार सोचना चाहिए ये सब दवाई, जैसे कि विनीगर हो गया, कॉफी हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया, जो कभी कभार पेशेंट लोग बहुत ज्यादा खाने में यूज करता है, ठीक है। तो ये फाइनल मैसेज के साथ एसिटिक एसिड का किन का क्या कंट्रीब्यूशंस था खत्म होता है। अगर आपको कोई सवाल रहता है तो कमेंट सेक्शन में